Hello everyone, welcome to Noobcast. So today we are going to review a book named Rich Dad Poor Dad, which is written by Robert Kiyosaki, and learn some experiences from him. So let's get started. So रिच डैड पुअर डैड में जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बुक लिखी है। मेनली इसमें उन्होंने दो कैटेगराइजेशन दी हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। पुअर डैड उनके खुद के फादर हैं, जो एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, और वो प्रोफेसर प्रोफेसर है एक तरीके से। और जो रिच डैड एक तरीके से उन्होंने टर्म कॉइन किया है अपने जो फ्रेंड के फादर हैं, जो एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने 8th और 10th तक की पढ़ाई की है फिर भी, और वो मैट्रिक भी पास नहीं है, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे अपना बिजनेस बिल्ड किया और कैसे वो फॉर्चून क्रिएट किया, उसके बारे में बुक है। तो चलिए उनके लाइफ लेसन से हम कुछ सीखते हैं, और मैं कुछ पॉइंट कंक्लूड करूँगा ये पूरे बुक समरी में से, जिस जो आप समझेंगे और सीखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर मनी। इसका ये मतलब है कि जनरली जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं, वो जनरली एसेट बिल्ड करते हैं। अब एसेट क्या चीज़ है? एसेट एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार उसको बिल्ड कर दें तो वो आपको रिकरिंग रिजल्ट्स देती है या कंपाउंडेड रिजल्ट्स देती है मनी में। जैसे एग्जांपल, आप एक कार खरीदते हैं, तो कार एक एसेट नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो आपके खर्च बढ़ाती है या एक तरीके से आपके जो पैसे की वैल्यू है वो डिग्रेड करती है। एग्जांपल, आप एक जब कार खरीदते हैं तो शोरूम से आप जैसे निकालते हो गाड़ी को, उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है 30% ऑलमोस्ट इन इंडियन मार्केट। पर उसी जगह पे जब वो आप गाड़ी खुद के पर्सनल फाइनेंस के लिए ले रहे हैं, तो उसमें आपको एक तरीके से लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। आपको लगेगा वो एसेट है कि आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, पर वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपको कुछ इंक्रीजिंग प्रॉफिट उसमें से नहीं दे रही है। पर एक एसेट एक ऐसी चीज़ है, अगर वो कार या गाड़ी आप ओला या उबर सर्विसेज से लिंक करके रखें, तो आपको उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलेंगे, और उससे आप पैसे कमा सकते हैं आगे जाके, और उसके पूरा जो भी प्राइस है वो कंपनसेट हो जाएगा आगे जाके प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन से। तो वो एक एसेट की तरह हुआ। इसके वजह से रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर मनी मीन्स वो मनी को बार बार कंपाउंड नहीं करते, वो एक बार एसेट बना देते हैं और वो एसेट बिल्ड होता जाता है और उन्हें फ़ायदा मिलता जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ ईजी टू कीप मनी, मेक मनी एंड अर्न मनी, बट डिफिकल्ट टू कीप एंड ग्रो। मीन्स आप पैसे तो कमा लेंगे, पैसे हर आदमी कमाता है, पर उसे रखना और सेव करके उसको ग्रो करना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। इसलिए मीन्स आप जब भी पैसे लेते हैं, जो एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी होती है, उसकी क्या मेंटेलिटी जनरली होती है कि जब वो पैसे आता है वो जनरली पहले एक्सपेंसेस करता है, देन जो बचता है उसको सेव करता है। पर जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो पहले पैसे सेव करते हैं, बाद में जो बचा वो एक्सपेंडिचर में जानते हैं, और उनके एक्सपेंडिचर भी ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ वैल्यू वैल्यू क्रिएट हो, एक वैल्यूबल एसेट बने, ताकि उनको बाद में फ्यूचर में उसका प्रॉफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। इसकी वजह से वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। और मिडिल क्लास मेंटेलिटी की एक ऐसी सोच है, लाइक उनको, अगर वो अमीर भी हो जाए, लाइक उनको लॉटरी भी लग जाए, फिर भी वो अपने स्टेटस बढ़ाएंगे, अपना स्टेटस बढ़ाएंगे। वो मिलियन डॉलर की, अगर मिलियनर हो गए, मिलियन डॉलर की लॉटरी लगी, तो मिलियनर जैसे जिएंगे, पर उनके एक्सपेंसेस उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट होंगे, उतनी ज़्यादा वो खर्चे भी करेंगे। और एक टाइम आएगा जो वो पंप हुए थे फिर वो डंप हो जाएंगे, वापस गिर जाएगा उनका वैल्यू। इसके वजह से प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस करने की जगह आप अपने एक्सपेंसेस लिमिटेड रखें और सेविंग्स बढ़ाते जाएं। एंड द थर्ड पॉइंट इज, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ पैसिव इनकम सोर्स। पैसिव इनकम सोर्स क्या है? मीन्स आपको पैरेलली कुछ सोर्सेज, इनकम सोर्सेज बनाए रखने चाहिए, ताकि आपका जो करंट एक इंडिविजुअल जो सोर्स है वो अगर हट भी जाए या डिसेबल हो जाए, तो आपको जो पैरेलल सोर्सेज है उससे इनकम आती रहे। लाइक एसेट्स बिल्ड करना, या आप पढ़ा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको एक पैरेलल फ्री टाइम में आप पैसे कमा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उसमें जनरली लोग जॉब करते हैं, तो और साथ में कुछ साइड हसल नहीं होता, कुछ पैसिव इनकम के सोर्सेज नहीं होते। तो क्या होता है जनरली कि अगर उनका जॉब गया, तो एक मिडिल क्लास के पास कुछ नहीं है, उसको रुकना पड़ेगा। और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी स्टेबल नहीं होती कि वो साइमल्टेनियसली वो आगे के सब्सिक्वेंट मंथ्स में वो
कैरी फॉरवर्ड कर पाए उतना फाइनेंशियल मनी जो उनके पास है। पर रिच लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने एसेट में बिल्ड किया होता है और पैसे जनरली सेव किए होते हैं। तो अगर उनके जॉब डिक्लाइन भी होती है तो उनके पास बहुत सारे पैरेलल रास्ते हैं अपना, अगर वो टीचिंग करते होंगे और बहुत सारे सोर्सेज से उनको पैसे आ रहे होंगे तो उन्हें मीन्स कुछ बैकअप टाइम मिल जाएगा वो चीज़ को वापस रिक्रिएट करने में या नई जॉब ढूंढने में। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज नोइंग योर टैक्सेस। मेनली वो अपने जानते हैं कि टैक्स किस जगह बचाने चाहिए, किस जगह सही है, किस जगह नहीं है। इसका मैं एक आपको पॉइंट बताता हूँ। जो इंडियन मिडिल क्लास पर्सन हो गया जो एक जॉब करता है, वो जनरली इनकम टैक्स भरता है। किस चीज़ पे? जो एक जॉब करता है उसके इनकम पे जो टैक्स लगता है वो जनरली, अगर वो 8 लाख से ऊपर कमा रहा है साल में तो उसके ऊपर 30% का स्लैब है। पर उसी जगह पे कॉर्पोरेट टैक्स ऐसे होते हैं जो आपके टोटल इनकम में नहीं लगते, वो आपके उस प्रॉफिट्स में लगते हैं। जितना आपने कमाया उसमें से नहीं, उसमें से जो प्रॉफिट्स मिला सब कुछ दे के, वेजेस दे के एंड मेंटेनेंस दे के आपको जो प्रॉफिट मिला उस पर जो आपको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना रहता है वो रहता है। तो वो जनरली बहुत कम होता है। और आप जैसे इंडिविजुअल भी देखें, आप कॉर्पोरेट में नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योर है, तो भी आपको अपने टैक्स जितने हो सके उतने रिड्यूस करने चाहिए। लाइक टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80 में, उसमें लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड होम लोन, एजुकेशन लोन, ये सब में आप टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी एथिकल टू रिड्यूस टैक्स एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट टू डू योर डिडक्शन इन टैक्स। आप ऐसे कर सकते हैं और ये एथिकल भी है और इससे आप बचा सकते हैं पैसा। पर मुझे पता नहीं जनरली क्यों ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी नहीं रहती कि वो उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो कैसे बचाएं। लाइक एग्जांपल, आप स्टॉक मार्केट में आप 1 साल तक कुछ प्राइस होल्ड करते हैं तो उससे STCG कहा जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वो 15% होता है और अगर आप वही स्टॉक को 1 साल के बाद बेचें, मीन्स 1 साल तक होल्ड करें फिर बेचें, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो 10% होता है। तो वाई वी आर गिविंग 5% मोर इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ स्टॉक प्राइस? सो हमें वो 5% बचाने के लिए 1 साल तक होल्ड करें तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। जनरली यही रिच मेंटेलिटी होती है कि कैसे अपने वो टैक्स सेव कर सकें। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रिच इन्वेंट्स मनी। इसका मतलब ये है कि वो जनरली पैसे नहीं बनाते या कुछ वो नहीं है, वो एक एसेट बिल्ड कर देते हैं और उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं। लाइक जो अभी करंट NFTs चल रहे हैं ऐसे कुछ, तो वो एक तरीके से आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना देता है, एक ओनरशिप बना देता है किसी एसेट पे। तो वो एसेट जब कोई खरीदता है, जैसे लाइक आप एक बुक ले लीजिए, उस पर अमिताभ बच्चन ने और जो ऑटोग्राफ किया है वो बुक उल्टे महंगी बिकेगी और वो एक एसेट बन गई। अगर वो वही कॉपीज बार बार बेची जाती है तो एक तरीके से एसेट की तरह काम आएगी। अब वही 100 रुपये की बुक अभी 1000 रुपये में बिकेगी। पर वही जो जनरली 100 रुपये की बुक थी वो एक तरीके से नॉर्मल आदमी ने लिया, उसको 120 में बेचा। तो जनरली एक ट्रेडिंग मेंटेलिटी हो गई जो मिडिल क्लास फॉलो करते हैं। पर जो रिच मेंटेलिटी होती है उसको कैसे उसमें वैल्यू ऐड करें, वो आपकी पर्सनल लाइफ से भी वैल्यू ऐड की जा सकती है या आपकी जो नॉलेज है, स्किल्स है, उससे वो वैल्यू ऐड करके आप उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। जिससे आप क्या होगा, एक तरीके से आप एसेट बिल्ड करेंगे और उससे आप कमा सकते हैं। And the sixth and the most crucial point is people who create wealth are constantly learning. Means जो इस प्रोसेस में है, जो लर्निंग प्रोसेस में है, जो कमा रहे हैं या उसको अर्न कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और कैसे अपने टैक्स सेव करने हैं, कैसे हमें आगे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए, क्या प्रोज है कौन से स्टॉक मार्केट के, म्यूचुअल फंड्स के, अदर थिंग्स। तो वो समझ जाते हैं और उनके फाइनेंशियल डिसीजंस जो फ्यूचर में होंगे वो बहुत सही होंगे और बहुत प्रिसाइज होंगे। और उनके जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगे उनको भी ये ट्रेड्स मिलेंगे एक तरीके से सीखने के लिए। एंड देयर इज अ मोर क्रूशियल पॉइंट इन इट विच आई वांट टू ऐड, लाइक दे शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द चैलेंजेस। लाइक अभी अभी एक कोई चीज़ है जिसको आप खरीद नहीं पा रहे। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें एक बच्चा किसी टॉय चाहिए उसको, पर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम नहीं लेंगे। तो उधर ही एक बैरियर बन जाता है वो बच्चे में कि क्या बोलते हैं, अब ये एक तरीके से मेरा बैरियर है कि मैं अब इसको खरीद नहीं सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पर इस मेंटेलिटी के लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक तरीके से क्वेश्चन बैरियर डाल सकते हैं। और क्या मैं करूँ, क्या पैसिव इनकम कमाऊँ, या क्या बोलते कैसे मैं वेल्थ उतनी जनरेट करूँ कि मैं वो चीज़, वो एंटिटी खरीद सकूँ। तो ये एक मेंटेलिटी होती है रिच मेंटेलिटी।
सो नेक्स्ट एक पॉइंट है कि उनकी रिच लोग की नेटवर्थ, जनरली जो एसेट है, उनके वेजेस हैं एंड गोल्ड, स्टॉक मार्केट, जो भी उनके अदर एसेट्स हैं, वो सबको मिला के एंड व्हाट दे अर्न, वो एक नेट वर्थ हमेशा ज़्यादा होती है जो वो अर्न करते हैं। बट जो मिडिल क्लास में है वो जनरली सेम होता है, जितना उनका नेटवर्थ होता है और वो अर्न करते हैं वो दोनों इक्वल होता है, क्योंकि वो मंथली अर्न करते हैं और उतने एक्सपेंसेस खत्म कर देते हैं, तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सेव करने के लिए नहीं होता, इसलिए उनके नेटवर्थ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता। पर उसी जगह पे एक रिच मेंटेलिटी वाला आदमी वो जनरली सेव करता है और एसेट्स बनाता है, जिसकी वजह से उसकी नेटवर्थ बढ़ती है, और अगर वो कम भी कमा रहा हो तो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको ज़्यादा फायदा होगा। और जनरली रिच मेंटेलिटी के पीपल में ये होता है कि वो उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत होती है, और लॉस बेयरिंग कैपेसिटी उनकी बहुत हाई होती है, वो लॉस सहने का दम भी रखते हैं। अगर बहुत प्रॉफिट तभी मिलेगा आप जब पहले लॉस से सीखे हो और आगे उस पर कवर अप किए हो। पर जो लॉस बेयरिंग मेंटेलिटी और कैपेसिटी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की, वो बहुत कम होती है, और जनरली वो इतना प्रेफर नहीं करते किसी स्टॉक्स या इसमें डालना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। पर रिच मेंटेलिटी वाले इसलिए उसमें बाजी मार जाते हैं और क्या बोलते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं एक तरीके से, क्योंकि उधर कंपटीशन कम है तो उधर रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा है और बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड द लास्ट एंड द most crucial point is they educate in personal finance, be their kids, be their parents, एंड वो खुद भी सेल्फ लर्न करते हैं बहुत सारी बुक्स से और वो तरीके से, ताकि उनका खुद का जो ऑरा है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो सब सीखते रहते हैं ताकि वो ग्रो करें। उनको वो जनरली रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। अपने अकाउंट सही रखें, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सब सीखते रहें। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी आपको आनी चाहिए। एंड द टैक्स, हाउ वे इवेल्युएट टैक्स, हम कैसे बच सकते हैं, टैक्स डिसेक्शंस के सेक्शंस क्या हैं, क्या आईपीज है, क्या है, कैसा है, वो हमें मालूम होना चाहिए। फॉर सो इस हिसाब से मैं कंक्लूड करता हूँ, और आपको आई होप समझ आया होगा कि रिच डैड पुअर डैड किस बेसिस पे, मेनली ये बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है, और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फॉर मच मोर सच वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू।